Hello everyone, this is second part of the lecture series on the chapter नेशनल इनकम अकाउंटिंग। ये सेकंड पार्ट है नेशनल इनकम अकाउंटिंग वीडियो का। ठीक है, हम यहाँ पे आपने यहाँ तक पढ़ा था फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड क्या होती हैं, इसका डिफरेंस के बारे में मैंने आपको असाइनमेंट भी दी थी। आप लोग असाइनमेंट जो भी आपको वीडियो के लेक्चर के लास्ट में दी जाती है उसको साथ साथ में कॉपी पे नोट करें, और ये बहुत ज़रूरी है नोट करना, क्योंकि ये एनसीईआरटी के आपके चैप्टर के 20 से क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में भी। कल आपने पढ़ा था फाइनल गुड इंटरमीडिएट गुड के बीच डिफरेंस क्या है, कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड्स के बीच डिफरेंस क्या है, उसकी एग्जांपल देखी थी। ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स की एग्जांपल देखी थी। कैसे कोई कंट्री रिच या पोर होता है, व्हाट आर द रीज़न दैट सम कंट्रीज़ आर रिच एंड सम कंट्रीज़ आर पोर। वो सभी रीज़न्स क्यों कुछ कंट्रीज़ रिच हैं, क्यों कंट्रीज़ कुछ पोर हैं, वो आपने देखा। तो आज हम नेक्स्ट आगे चलेंगे। तो हम यहाँ पर थे। Now, to have a comprehensive idea of the total flow of production in the economy, we need to have a quantitative measure of the aggregate level of final goods produced in the economy। तो हमें एक comprehensive idea कि टोटल फ्लो ऑफ प्रोडक्शन जो इकॉनमी में हो रही है, गुड्स जो भी प्रोड्यूस हो रही हैं इकॉनमी में, तो उनको हम कैसे मेज़र करें, है ना। तो कैसे हमने आउटपुट को मेज़र करना है। हमें, आप चैप्टर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम अकाउंटिंग, हमें नेशनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करना है वो देखना है। तो कौन सा क्वांटिटेटिव मेज़र होगा जिससे कि हम फाइनल गुड्स जो भी प्रोड्यूस इकॉनमी में हो रही हैं उनकी वैल्यू को हम एसेस कर पाएँ, क्योंकि अल्टीमेटली हमें नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है ना। हाउएवर, इन ऑर्डर टू गेट एन क्वांटिटेटिव असेसमेंट, ठीक है, क्वांटिटेटिव असेसमेंट अगर हमें करना होगा तो जो टोटल गुड्स और सर्विसेज जो इकॉनमी में प्रोड्यूस हो रही हैं, ठीक है, उसको मेज़र करने के लिए हमें कोई एक कॉमन मेजरिंग रॉड चाहिए। अब हमें नेशनल इनकम मेज़र करनी है तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि हमारी कंट्री में इतनी गेहूँ, इतनी वीट प्रोड्यूस हुई, इतनी मिलियन टन वीट प्रोड्यूस हुई, इतने मिलियन टन राइस प्रोड्यूस हुए, इतनी मीटर क्लॉथ प्रोड्यूस हुआ। हम ऐसा नहीं कह सकते, उससे कोई भी मीनिंग नहीं निकलता और उससे हमारी नेशनल इनकम मेज़र नहीं हो सकती। बेशक हमारी आउटपुट ही नेशनल इनकम होती है, लेकिन हम आउटपुट के लिए हमें कोई मेजरिंग रॉड चाहिए होती है, और वो मेजरिंग रॉड हमारे लिए क्या है, आवर कॉमन मेजरिंग रॉड इज़ मनी। ठीक है, हम मनी से उनकी वैल्यू कर लेते हैं कि कितना राइस प्रोड्यूस हुए, कितने क्लॉथ प्रोड्यूस हुए, कितनी स्टील प्रोड्यूस हुई, ये सब जो भी प्रोडक्शन हमारी हुई, जहाँ कितनी कार्स प्रोड्यूस हुई, ऑटोमोबाइल्स कितने प्रोड्यूस हुए, उन सभी की मनी वैल्यू हम लगा लेते हैं उस सारी आउटपुट का, और उसको प्लस करते हैं। तो फिर इस तरह से हमारी इनकम, नेशनल इनकम मिलती है हमें। तो कॉमन मेजरिंग रॉड क्या है, मनी है। तो अब ये सभी कमोडिटीज़ जो हैं, ये प्रोड्यूस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन में जो भी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस की जाती हैं, सेल के लिए प्रोड्यूस की जाती हैं, तो द सम टोटल ऑफ द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ दीज डाइवर्स कमोडिटीज़ गिव्स अस अ मेजर ऑफ फाइनल आउटपुट। तो ये सभी जो गुड्स हैं, जो भी सारी गुड्स सेल के लिए बनाई जा रही हैं, इन सभी की मॉनेटरी वैल्यू, सभी की मनी वैल्यू हम जब प्लस करते हैं तो हमें जो जितनी फाइनल हमारी आउटपुट प्रोड्यूस हुई पूरी कंट्री में, उसकी मनी वैल्यू हमें पता चल जाती है। ठीक है, तो हम क्यों, क्वेश्चन ये आता है कि वाई आर वी टू मेज़र फाइनल गुड्स ऑनली। हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही क्यों मेज़र करते हैं अपनी आउटपुट में। अपनी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना है हमें, तो फिर सिर्फ हम फाइनल गुड्स ही क्यों लेते हैं, क्यों हम इंटरमीडिएट गुड्स जो कि प्रोडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं उनको नहीं लेते हैं। एक्चुअली इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, ये क्रूशियल इनपुट्स तो होती हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, और सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आवर मैन पावर एंड कैपिटल स्टॉक, वो भी प्रोडक्शन, इन चीज़ों की प्रोडक्शन में, इंटरमीडिएट गुड्स की प्रोडक्शन में एंगेज होता है। आपने डिफरेंस देखा इंटरमीडिएट गुड कौन सी होती हैं, जो कि जिन्होंने अभी इकोनॉमिक फ्लो से बाहर नहीं हुई होती हैं, और वो अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में होती हैं, है ना। तो इंटरमीडिएट गुड बेशक क्रूशियल पार्ट होती है प्रोडक्शन प्रोसेस का, तो इससे हम, लेकिन फिर भी हम इसे फाइनल गुड में इंक्लूड नहीं करते। तो अब हम जब फाइनल आउटपुट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं उनकी वैल्यू ऑलरेडी उसमें इंक्लूड हो गई होती है। कोई भी इंटरमीडिएट गुड की अगर फाइनल गुड बनती है तो इंटरमीडिएट गुड की भी वैल्यू उसमें ही इंक्लूड होती है, उसी कमोडिटी में इंक्लूड होती है। ठीक है,
तो हम इसीलिए इंटरमीडिएट गुड को सेपरेटली अलग से काउंट नहीं करते। अगर हम इंटरमीडिएट गुड की वैल्यू को भी काउंट करेंगे और फिनिश्ड गुड फाइनल गुड की वैल्यू को भी काउंट करेंगे तो उससे डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब हमने एक ही कमोडिटी को 2 बार कैलकुलेट कर लिया है, तो उससे हमारी नेशनल इनकम की पिक्चर जो है वो सही नहीं आएगी, और जो फिगर होगी, जो नेशनल इनकम की हमें कंट्री की नेशनल इनकम मिलेगी वो सही नहीं होगी। तो अब जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो इंटरमीडिएट गुड जैसे फार्मूला, वो एक मेथड भी रहता है वैल्यू एडेड मेथड, कैसे हमें वैल्यू अलग अलग स्टेजेस पे वैल्यू जो होती है किसी भी प्रोडक्ट की उसको अलग से कैलकुलेट कर लिया जाता है। तो फाइनल आउटपुट में जितनी वैल्यू एडिशन हुई बस वही ऐड होगी और उससे हमारे फाइनल आउटपुट है जो उसकी हमें वैल्यू मिल जाती है कि इसकी कितनी कीमत है इस फाइनल आउटपुट की। ठीक है, तो डबल काउंटिंग की प्रॉब्लम क्या है और इससे हम कैसे डील कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंटरमीडिएट गुड्स जो होती हैं, बेशक ये टोटल इकोनॉमिक एक्टिविटी में इनकी इम्पोर्टेंट रोल है। तो लेकिन अगर इनको हम फाइनल गुड के साथ कैलकुलेट कर लें तो वो एक्स एग्रीगेशन हो जाएगी। हमारी जो फाइनल आउटपुट है, फाइनल जो हमारी नेशनल इनकम निकलेगी वो एक्स एग्रीगेटेड पिक्चर होगी, वो सही पिक्चर नहीं होगी। वो नेशनल इनकम हमारी ज़्यादा दिखेगी उससे, जबकि रियलिटी ये होगी कि नेशनल इनकम उतनी हमारी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट पिक्चर नेशनल इनकम की चाहिए होती है कि कितनी नेशनल इनकम है हमारी, तो उससे ही हमारी पॉलिसीज़ आगे रहती हैं। पॉलिसीज़ भी हमारी फ्रेम जो है हमारे नेशनल इनकम के अकॉर्डिंग होती हैं। नेशनल इनकम से ही फिर हम पर कैपिटा इनकम भी निकालते हैं। हम पॉपुलेशन, जो भी हमारी नेशनल इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और पर कैपिटा इनकम हमें मिल जाती है कि एक बंदे की कितनी इनकम है ना। तो ये आपने पहले पिछली क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं। तो उस तरह से नेशनल इनकम की फिगर ही सही होगी तो हमें पर कैपिटा इनकम भी सही मिलेगी। बेशक हमने नेशनल इनकम सभी की इनकम को ही प्लस करके कैलकुलेट किया है। तो अभी आगे चलते हैं। अब यहाँ तक हम पहुँच गए हैं, हमने काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट पीछे पढ़े हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट। अब हम आगे करेंगे कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट होती है, लेकिन अब इस स्टेज पे हमें स्टॉक्स और फ्लोज के बीच डिफरेंस समझना भी ज़रूरी है कि स्टॉक क्या है और फ्लो क्या है, और किस तरह से हम नेशनल इनकम में कौन सी कमोडिटीज़ को इंक्लूड करेंगे, कौन सी कमोडिटी को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो स्टॉक और फ्लो को कॉन्सेप्ट भी पढ़ना यहाँ पे ज़रूरी है। ठीक है, तो स्टॉक और फ्लो के बीच डिफरेंस, ये भी 4 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टॉक और फ्लो क्या होता है। तो एग्जाम्पल भी होगी यहाँ पे साथ में कि एवरेज सैलरी अगर किसी की 10,000 है, जहाँ आउटपुट किसी स्टील इंडस्ट्री की सो मैनी टन्स हैं और सो मैनी रुपीज़ इन वैल्यू, तो इससे हमें कुछ मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि ये 10,000 जो सैलरी है वो किस टाइम की है, कितने टाइम की है, तो ये भी हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो वो क्लियर होना चाहिए कि ये मंथली सैलरी है, एवरेज सैलरी है, ईयरली है, ठीक है, या डेली है, डेली इनकम है किसी की, तो ये इससे ये भी क्लियर होना चाहिए। तो जनरली जो इनकम, नेशनल इनकम कैलकुलेट की जाती है वो कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड आता है, जनरली 1 ईयर। ठीक है, एक एनुअल नेशनल इनकम कंसीडर करते हैं, हम एनुअल ही देखते हैं। ठीक है, ईयरली कितनी, एक ईयर में कितनी इनकम रही, ऐसे स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे हमें टाइम पीरियड ज़रूर मेंशन करना पड़ता है, नहीं तो कोई भी स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगलेस हो जाती है। थस इनकम और आउटपुट और प्रॉफिट, ये कॉन्सेप्ट हैं, ये इनकी सेंस तभी बनती है अगर टाइम पीरियड स्पेसिफाई किया जाए। ठीक है, तो ये फ्लोज में कंसीडर किया जाएंगे क्योंकि ये एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है। एक साल में कितनी इनकम आई, ठीक है, कितनी किसी ने इनकम कमाई या कितनी इनकम अर्न हुई, वो फ्लो में आ रहा है, फ्लो में आ रहा है। ठीक है, देयरफॉर वी नीड टू डिलीनिएट अ टाइम पीरियड टू गेट अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ दिस। तो हमें टाइम पीरियड ज़रूर बताना पड़ता है जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, कुछ भी कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारी अकाउंटिंग की ज़रूरत होती है, तो अकाउंटिंग हमेशा एनुअली ही होती है। तो एनुअल प्रॉफिट्स, एनुअल प्रोडक्शन, तो इस तरह से फ्लोज जो हैं आर डिफाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ
टाइम। तो फ्लोस को हम पीरियड ऑफ टाइम में देखते हैं। तो अभी आगे और पढ़ेंगे फ्लोज के बारे में और स्टॉक के बारे में भी, तो साथ में एग्जांपल्स भी देखेंगे, उससे और क्लियर हो जाएगा आपको। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम ध्यान दीजिए सभी। इन कॉन्ट्रास्ट कैपिटल गुड्स आर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वंस प्रोड्यूस्ड डू नॉट वेयर आउट और गेट कंज्यूम्ड इन अ डिलिनिएटेड टाइम पीरियड। अब हमने कैपिटल गुड्स के बारे में पढ़ा था, तो कैपिटल गुड्स एक ही साथ कंज्यूम नहीं हो पाती। जो फर्दर प्रोडक्शन साइकिल ऑफ प्रोडक्शन रहते हैं, उनमें बार बार कैपिटल गुड्स जो है उनकी वो हेल्प करती हैं और उनसे गुड्स प्रोड्यूस की जाती हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स और मशीन हमने एक बार ख़रीद ली, हम रोज़ रोज़ उसको नहीं खरीदते हैं और उससे ही प्रोडक्शन करते हैं। तो स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के कोई इनके लिए द बिल्डिंग्स आर मशीन इन अ फैक्ट्री आर देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। तो कोई हम टाइम पीरियड के लिए स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि भाई हमने मशीन खरीदी तो इतने टाइम चलेगी। जैसे हमने पीछे इनकम के बारे में बताया कि 10,000 इनकम थी, वो कितने टाइम की थी, वो हमने बता दिया कि अगर 1 साल की है जहाँ, है ना, उस तरह से हम बताते हैं। तो यहाँ पे कोई मशीन अगर चलती है, बिल्डिंग है, हम ये नहीं कहेंगे कि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक है वो। अगर उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक होगी वो तो फ्लो में कंसीडर होगी। तो यहाँ पे हम स्टॉक पढ़ेंगे, स्टॉक के बारे में। तो बिल्डिंग्स एंड मशीन्स ऑफ ए फैक्ट्री आर दे आर इरिस्पेक्टिव ऑफ द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। There can be addition to or deduction from if a new machine is added or if machine falls in disuse and is not replaced। तो इस तरह से मशीन की वेयर एंड टेयर होती है, मशीन को जहाँ हम रिप्लेस कर देते हैं अगर वो यूज़ नहीं होती, तो ये सभी क्या है, ये स्टॉक है। ठीक है, ये स्टॉक्स में आता है। तो स्टॉक्स क्या है, स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने ग्रीन लाइन से हाईलाइट किया है, सॉरी अंडरलाइन किया है। स्टॉक्स आर डिफाइंड एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम यहाँ पे आपको याद रखना है, फ्लो में क्या था, पीरियड ऑफ टाइम, यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक में पॉइंट ऑफ टाइम है और फ्लो में पीरियड ऑफ टाइम है। However, we can measure a change in a stock over a specified period of time, like how many machines were added this year. Such changes in stock are thus flows which can be measured over specified time period। अगर हम ये ऐसा कह दें कि अगर इतनी मशीन्स जो हैं इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, है ना, ऐड हुई, तो वो फ्लो में आ जाएगा। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड अगर हम स्पेसिफाई कर रहे हैं तो फिर वो फ्लो में आ जाएगा। तो पर्टिकुलर मशीन कैन बी ए पार्ट ऑफ द कैपिटल स्टॉक फॉर मैनी ईयर्स अनलेस इट वियर्स आउट, बट दैट मशीन कैन बी ए पार्ट ऑफ द फ्लो ऑफ न्यू मशीन्स added to the capital stock only for a single year when it was initially installed। तो फ्लो में वो मशीन कब आएगी, वो एक ही साल के लिए रहेगी, उसके बाद जो है वो मशीन उस फ्लो में से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो एक साल में कितनी मशीन्स नई ऐड हुई तो वो फ्लो में आ रहा है, लेकिन वो पर्टिकुलर मशीन जब एक बार आ गई, एक साल हम उसको कैलकुलेट करेंगे फ्लो में, लेकिन अगर वो एक साल के बाद वो मशीन नेक्स्ट पीरियड में जाती है, क्योंकि मशीन तो अगले साल भी चलेगी। ठीक है, तो वो हम उसको फिर वो स्टॉक में चली जाएगी, ना कि फ्लो में रहेगी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट पैरा देखिए। तो अभी स्टॉक एंड फ्लो का डिफरेंस भी यहाँ पे क्लियर हो रहा है। तो स्टॉक एंड फ्लो का सेकंड क्वेश्चन बनता है आपका, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगले पैरा पे चलते हैं। फर्दर अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स, लेट अस टेक द फॉलोइंग एग्जांपल। अब एग्जांपल लेंगे। यहाँ पे एग्जांपल है टैंक ऑफ वाटर की। ठीक है, एक टैंक जो है उसको भरा जा रहा है टैप के साथ। ठीक है, वाटर कमिंग फ्रॉम अ टैप। तो टैप जो नल है उससे पानी भरा जा रहा है एक टैंक में। द अमाउंट ऑफ वाटर विच इज़ फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम द टैप पर मिनट इज़ अ फ्लो। तो एक मिनट में कितना पानी फ्लो किस टैंक में जा रहा है, वो फ्लो की एग्जांपल आ गई। ठीक है, बट हाउ मच वाटर देयर इज़ इन द टैंक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई अगर जो वो वाटर है, तो पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना वाटर था, वो एक क्या कॉन्सेप्ट है, स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो कितना था। ठीक है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे वो कितना पानी था, वो किस में आ जाएगा, स्टॉक में आ जाएगा। ठीक है, ये आगे स्टॉक और फ्लो के बीच डिफरेंस। अब असाइनमेंट
आज की क्या रहेगी आपके लिए, आपको ये क्वेश्चंस जो है अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं, साथ साथ में लर्न भी करने हैं। सब एनसीईआरटी से ही निकल रहे हैं, आपको ये क्वेश्चंस के आंसर एनसीईआरटी से ही नोट करने हैं, ठीक है। हाउ एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स कैन बी मेजर्ड इन एन इकॉनमी। तो हम कैसे फाइनल गुड्स, एग्रीगेट लेवल ऑफ फाइनल गुड्स उसको मेज़र करते हैं, कैसे हम मेज़र करते हैं, कौन सी मेजरिंग रॉड रहती है, वो आंसर देना है आपको। 6 क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज़ डबल काउंटिंग, हाउ इट कैन बी ओवरकम। तो व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहेगा, आप प्रॉब्लम ऐड कर लेना। व्हाट इज़ प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग, हाउ इट कैन बी ओवरकम। तो डबल काउंटिंग प्रॉब्लम होती क्या है और उससे हम कैसे ओवरकम करते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। अगला क्वेश्चन है 7th, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक एंड फ्लोज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डबल अकाउंटिंग वाला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टॉक एंड फ्लो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको लर्न करने हैं और साथ में कॉपी में नोट भी करने हैं, साथ साथ में ही अपनी असाइनमेंट को कवर करते जाइए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही क्वेश्चन एग्ज़ाम में एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं, तो आपको ये करना ही करना है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।